नमस्ते दोस्तों। आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे जज्बे की जो न सिर्फ एक प्रेरणा देता है बल्कि एक नई सोच भी जगाता है। एक यंग, इंडिपेंडेंट और जिन्होंने अपनी जिंदगी का रुख मोड़ दिया सिर्फ एक वजह से, गायों की सेवा। जैस्मीन मलिक। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका गौ माता के साथ ये इमोशनल कनेक्शन शुरू कैसे हुआ? क्या कोई बचपन का इंस्पिरेशन पल है? नहीं, इसमें बचपन का तो कोई ऐसा पल नहीं है जिसने मुझे गौ माता से कनेक्ट किया। ये पल था अब से 2000 मतलब अब से 5 साल पहले, 2020 की बात है, लॉकडाउन के टाइम की बात है। एक बहुत ही नन्हा सा छोटा सा नंदी हमारी नाली में गिरा पड़ा था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। उस एक नंदी ने मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा किया कि आज मैं ऐसे ही बेसहारा 60 बेसहारा गोवंश की सेवा कर रही हूँ। आपने अब तक कितने गोवंश की सेवा कर चुके होंगे? अब तक अगर मैं टोटल की बात करूं तो अपनी गौशाला, अपनी खुद की गौशाला खोलने से पहले मैं सड़कों पर ही जगह जगह जमाती थी। वो तो काउंटलेस है, वो मैंने कभी गिने भी नहीं कि कितनों की मैंने सेवा की है। कितनी, मतलब फिर भी कुछ एक अंदाजा तो होता है सबको। आई थिंक 1000 तो होंगे इस बीच में। वन हाँ थाउजेंड जी, हाँ। और अब आप कब से कर रहे हैं ये गौ सेवा? मुझे लास्ट 5 ईयर से मैं ये गौ सेवा कर रही हूँ, नंदियों की सेवा कर रही हूँ। तो आपको इसमें फैमिली सपोर्ट मिली है या कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब क्या विजन था हाँ, आपका? मेरा विजन तो स्टार्ट करने से पहले कुछ भी नहीं था। मुझे सबके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी कि इनके साथ में भी कुछ अत्याचार हो रहे हैं। तो उस नंदी को जब देखा तो मैंने उसकी एज देखी। वो इतना बेचारा मुश्किल से 1-2 महीने का छोटा सा नंदी था जो हमारी नाली में गिरा पड़ा था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। तो उसने मुझे ये इंस्पायर किया कि मुझे इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो मैं इस सब के लिए बिल्कुल अनअवेयर थी। मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं था कि इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उस एक नंदी की वजह से फिर मैंने जगह जगह जहाँ पे भी मैं निकलती थी, जैसे मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती थी, तो मैं अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद मैं जगह जगह जहाँ पे भी मुझे रोड साइड नंदी दिखते थे तो मैं इनको देखती थी और इनके साथ साथ मैं लोगों का व्यवहार भी देखती थी जो ये इनके प्रति रखते हैं। तो उस टाइम पे तो मैं 15-20 नंदी और गौ माता को सड़कों पे ही जमाती थी अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद। फिर जब देखा कि इनके साथ कंडीशन और बद से बदतर होती चली जाती है कि भाई कोई भी नंदी है, वो भले ये योगी जी का राज है, यहाँ पे दिन दहाड़े तो इनको स्लॉटर हाउस नहीं लेकर जाया जा सकता, लेकिन रात के अंधेरे में सब काम हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये जो बहुत बड़ी एक विडंबना मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी कि मैं इन नंदियों को या गौ माता को मैं सड़कों पे तो जिमाया करती थी, लेकिन मेरे पास इनके लिए कोई सेफ प्लेस नहीं था। इस वजह से ये रात में कभी भी किसी भी टाइम उठा लिए जाते थे। फिर उसके बाद अपनी खुद की जगह लेकर मैंने गौशाला तो स्टार्ट आपने इस सब के लिए नॉलेज कैसे ली कि आपको स्टार्टिंग भी करनी पड़ी होगी, हाँ, सब कुछ फंड मैनेजमेंट भी हाँ, देखना हाँ, पड़ता होगा शुरू में। हाँ, हाँ। तो इन सब की नॉलेज आपने कैसे ली? मैंने इस सब के लिए मतलब मुझे मैं इस सब के तौर पे मतलब फंड रेजिंग के हिसाब से मैं इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि मैं खुद इतना सफिशिएंट कमा लेती थी अपने प्राइवेट जॉब से कि मैं जितनों को मैं सड़कों पे जमाया करती थी वो भी मैं अपनी पूरी सैलरी से जमा देती थी। और उसके बाद जब मैंने गौशाला की शुरुआत की थी कि अब मुझे अपने खुद की जगह लेकर गोवंश का पालन पोषण करना है, ऐसे सड़क पर मैं इनको सुरक्षित नहीं बचा सकती, तो उस टाइम पे भी मैंने अपनी पूरी सैलरी लगा दी थी। लेकिन हाँ, जब मैंने गौशाला की शुरुआत की थी उस टाइम पे तो मेरे पास 10-15 गोवंश थे जिसका मेरी पूरी सैलरी कवर कर लेती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं देखती थी कि जब हम रात के अंधेरे में गौशाला से घर जा रहे या घर से गौशाला आ रहे, तो कोई बेचारी बहुत ही बूढ़ी कंडीशन वाली गौ माता सामने से भागती हुई आ रही है, उसके पीछे 10 कुत्ते पड़े हुए, उसके बस की ये भी नहीं था कि वो अपनी जान बचा पाए, तो उस गौ माता को फिर मैं अपनी गौशाला में लेकर आ जाती थी। या ऐसी कोई बहुत छोटा नंदी रात में कुत्तों ने अपना शिकार बना रखा है तो उसे लेकर आती थी, या रात में कोई कसाई या कोई इस तरीके का कोई एक्टिविटी मैंने देखी कि वो उसको लेकर जाने के उसमें था और हमें वो टकरा गई गौ माता, तो हमने उसे रेस्क्यू कर लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी गौशाला में संख्या बढ़ती चली गई और अब मेरे पास 60+ गोवंश है। लेकिन 15 तक तो मैं खुद अपनी सैलरी से कवर कर लेती थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर डोनेशन पे डिपेंड रहना पड़ा। तो मैं सोशल मीडिया पे ठीक ठाक एक्टिव हूँ, तो मैं लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करती हूँ कि आप प्लीज मेरी सेवा से जुड़िए, भले चाहे आप डायरेक्ट सामान से हेल्प कर दीजिए, इनके लिए घास भूस हम्म। चोकर दवाई से हेल्प कर दीजिए, लेकिन हेल्प कीजिए। क्योंकि मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं रोड साइड हर एक गोवंश को तो नहीं कटने से बचा सकती, लेकिन जिसको मैं लेकर आ गई उसके ऊपर से ना तो मैं छत जाने देने की, ना उसके निवाले जाने देने की कि भाई उसे कोई खाना ही नहीं मिलने का या उसे दवाई नहीं मिलने की, हर चीज उसके लिए अरेंज की जाएगी। लेकिन अगर लोकल कम्युनिटी से आपको डोनेशन या किसी तरह की हेल्प ना मिले तो फिर आप उस सिचुएशंस में क्या करोगे?
मैं फिर यही करूंगी कि जैसे ये होता है भूसा, भूसा बहुत मतलब घास की कंपैरिजन में भूसा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो मतलब जैसे भी है मुझे पता है कि मैं हर हाल में जब भी मैनेज कर लूंगी, चाहे मुझे लोगों से भीख मांग मांग के चलानी पड़े गौशाला, मैं कर लूंगी, क्योंकि जब एक बार इस चीज का बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि हम किसी टाइम तो बहुत ही मजबूत तरीके से हम गोवंश को लेकर आ गए और फिर उसके बाद हमने किसी भी सिचुएशन में आ जाने की वजह से इस सेवा को ही छोड़ दिया, वो ऑप्शन ही नहीं है। आज के समय में जब सब करियर और लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, तो आपने गौशाला का ही रास्ता क्यों चुना? आपको मतलब गौ सेवा तो और किसी और तरीके से भी हो सकती है, तो आपने यही क्यों चुना? ये ये सेवा मैंने नहीं चुनी, इस सेवा ने मुझे चुना, और मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य मिला। और गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और जो हमारी ये गौ माता होती है, इन्होंने पूरी धरती का भार अपने सींगों पे उठा रखा है, तो मेरे ख्याल से तो सबको गौ सेवा करनी चाहिए। भले कोई एकदम से तो 50 गोवंश या 60 गोवंश को रेस्क्यू करके अपने यहाँ पे नहीं रख सकता, लेकिन इतना बीड़ा तो मेरे हिसाब से हर एक हिंदू परिवार को लेना चाहिए कि वो एटलीस्ट एक गोवंश को तो अपने घर पे लाकर उसका पालन पोषण करे, उसे उसको कटान से बचाए। क्या स्टार्टिंग में आपके पास क्या रिसोर्सेज थी ये सब शुरू करने की? स्टार्टिंग में तो मेरे पास रिसोर्सेज खुद अपनी सैलरी थी, और तो कुछ मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी सैलरी के अलावा, या मैं कोई बिजनेस पर्सन थी कि मैं उधर से अर्न कर पाती। मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती थी, तो अपनी पूरी सैलरी गौ सेवा में देती आ रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहना पड़ा, मैं खुद इंडिपेंडेंट थी। तो ये नंदी महाराज और गौ माता ने ऑलरेडी मेरी एक जॉब स्टार्ट करवा दी थी पहले ही, कि ठीक है अब इस टाइम के बाद फिर आपको हमारी सेवा भी करनी है। ऐसे कौन से मूवमेंट है कि जिससे आप रोज मोटिवेट होते हैं? मैं मोटिवेट होती हूँ इन गोमाता और नंदी महाराज को देखकर, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, चाहे फाइनेंशियली फिजिकली या कैसे भी, अगर मैं सोचूं कि मैं इस सेवा को छोड़ दूं तो इसका नतीजा क्या होगा। ये बेचारे सारे सारे के सारे गोमाता और नंदी महाराज सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पर आप ये देखो, इनके रहने की खाने पीने की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। ये बेचारे कूड़ा खाते हैं, कूड़ा किसी का भी खाना नहीं हो सकता। कूड़ा जैसे हम कहते हैं ना कि सुअर तो कूड़ा ही खाता है, तो भाई कूड़ा किसी का भी खाना नहीं हो सकता, और वो तो खैर गोमाता है, तो कूड़ा भाई किसी का भी खाना नहीं हो सकता। और अगर कूड़ा इतना पौष्टिक आहार है, तो फिर हम इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं दो रोटी के लिए? कूड़ा सड़क पे इजीली अवेलेबल होता है, तो सब कोई कूड़ा ही खा लो, बल्कि अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर लो कूड़ा खाने के लिए। तो भैया कूड़ा जब तुम खुद नहीं खा सकते, तो तुम गोमाता को कैसे कूड़ा खाते हुए देख सकते हो? और दूसरी चीज, रात में कुत्ते इनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा ये बेचारे सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं पूरे दिन के टाइम में, या रात में कभी भी इनके साथ ये अनहोनी हो जाती है। और सबसे बड़ा रीजन जो मेरा गौशाला खोलने का, वो है इनको कटान से बचाना। लेकिन योगी सरकार में तो इन सब पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, गौ तस्करी वगैरह ये सब, फिर भी ये सब हो रहा है। हाँ भैया, आप ये देखिए कि इंसान के साथ क्या कोई वारदात नहीं हो रही? तो जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है, चाहे वो चोरी, डकैती, किडनैपिंग, किसी भी तरीके से अगर इंसान ही सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बेजुबान हर तरीके से सुरक्षित होगा? तो इस चीज के लिए जिम्मेदार सरकार है या आम नागरिक है? इस सब के लिए जिम्मेदार आम नागरिक है। अगर सपोज मैं किसी गौ माता को अपने घर पे लाती हूँ दूध के हिसाब से, तो अगर वो किसी वजह से दूध नहीं दे पा रही है, भले चाहे वो बूढ़ी हो गई है तो नहीं दूध दे पा रही, या वो और किसी भी वजह से दूध नहीं दे पा रही है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? हम सारा ब्लेम सरकार पे डाल देते हैं। तो भाई ये सरकार की थोड़ी ना जिम्मेदारी है, तुम उसको लेकर आए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब ऐसे सरकार हर एक की गायों का संरक्षण करने लगे तो वो बात नहीं बनती। आप फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब निभाओगे? ये तो वो चीज होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे डालकर अपने आप को फ्री करना सोचते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, खुद उस इंसान की जिम्मेदारी है जो उसको लेकर आता है, और उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, ना कि सरकार। हाँ, तो सरकार को इसमें क्या सपोर्ट देनी चाहिए कि आज जैसे आप जैसे लोग हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से सपोर्ट देनी चाहिए सरकार को? मुझे अगर गवर्नमेंट हेल्प देना चाहती है तो वो मुझे जंगह की तरफ से हेल्प दे सकती है, क्योंकि मैं जंगह की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। क्योंकि जिस एरिया में मुझे इनके लिए स्पेस चाहिए होता है, वो एरिया बहुत ही कॉस्टली है। एक गज का रेट वहां पे 10,000 12,000 इस तरीके का होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन कितनी जगह अरेंज कर सकता है? वो तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपने फादर के रिगार्डिंग की उन्होंने मुझे, जो उन्होंने मेरी मैरिज के लिए
रुपए उन्होंने जोड़ रखे थे, उससे उन्होंने मुझे जगह खरीदवा दी कि जिसको मैंने गौशाला के रूप में बना लिया भगवान की कृपा से। तो सरकार अगर मेरी हेल्प करना चाहती है तो इनके 4 ही संबंधी हेल्प कर सकती है, इनकी मेडिसिन को लेकर हेल्प कर सकती है, जगह को लेकर हेल्प कर सकती है। मेडिसिन को लेकर तो अब भी सरकार बहुत कुछ हेल्प करती है, क्या आप उन सब का फायदा नहीं 1 रुपए उठाते? की भी मेरे पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ना रुपए से, ना किसी भी सामान से, या अभी जैसे भगवान की कृपा से मैंने एक जगह और खरीद ली थी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो उसको भी मैं गौशाला के रूप में बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो किसी भी तरीके से मेरे पास कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कैसे भी नहीं। और ये बात आपको भी पता होगी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट देती है तो वो आपको कोई हार्ड कैश नहीं देगी कि वो मुझे बुला के हार्ड कैश देगी, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जो बेवकूफ लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ाते हैं कि मेरे पास पता नहीं कितना सरकारी फंड आ रहा है जिसकी वजह से मैं इस तरीके से दिन रात लगी हुई हूँ, तो मैं उनको ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ, या मैं सरकार को भी ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे हेल्प दे रहे हैं तो मुझे एविडेंस दिखाइए कि आप मुझे कैसे हेल्प दे रहे हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट मेरी हेल्प करती तो वो मुझे कोई हार्ड कैश तो नहीं देगी कि मुझे बुला के वो मेरी सेवा से इतनी खुश हुई कि वो मुझे हार्ड कैश देगी। अगर वे मुझे कोई भी हेल्प देगी तो वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, मतलब मेरे भी नहीं, मेरी संस्था के अकाउंट में आएगा। तो भाई मेरी और मेरी संस्था का अकाउंट या मेरी पूरी फैमिली का अकाउंट, जैसे आपको पता है सारी डिटेल्स सरकार के पास ऑलरेडी रहती है सभी की, चाहे उसके कितने भी बैंक अकाउंट क्यों ना हो। तो हम सबके बैंक अकाउंट चाहे पिछले 10 साल के उठा के देख लेना, उसमें एक सिंगल रुपए की भी हेल्प दिखा देना कि ये गवर्नमेंट ने दिया है, मैं तुरंत गौशाला बंद कर दूंगी। या मैं गौशाला बंद नहीं करने की किसी के बाप की वजह से भी, मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया अपनी गौशाला को कंटिन्यू करने में जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भाई जो हेल्प मेरे पास आती है उसी के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये हेल्प मेरे पास आ रही है। जैसे कि मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है, और उस पब्लिक में भी लोकल की पब्लिक बहुत कम, बाहर की पब्लिक ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं, कैसे भी नहीं है। जगह भी खुद मैं दिखा दूंगी मैंने ये जगह किससे परचेज किया, कितने अमाउंट पे परचेज किया है, हर चीज अपने पर्सनल लेवल पे है। आपका एकेडमिक स्टेटस कैसा है, मतलब क्या पढ़ाई की है हाँ आपने, जी, हाँ क्वालिफिकेशन? जी, मैंने एमकॉम किया हुआ और उसके साथ में मैं सीए भी कर रही थी। तो सीए तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। जॉब के स्टार्ट होने के 3-4 साल बाद ही ये सेवा करने को मिली। तो थैंक गॉड कि मेरी जॉब ऑलरेडी लग चुकी थी, जो कि मैं बिल्कुल किसी पे मुझे शुरू में मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ा कि अगर मैं किसी गौ माता को, मुझे रोड साइड किसी गौ माता को मुझे चारा देना है तो मैं कैसे फंड का अरेंजमेंट करूँ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, मतलब कौन कौन है आपके घर में? हाँ जी, मेरी मेरी 3 सिस्टर है और मेरा एक भाई है, और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और मैंने बल्कि इस सेवा के चलते अपनी शादी का डिसीजन भी डिले या कह लो बिल्कुल ही रिजेक्ट किया? फॉरएवर पोस्टपोन कर रखा है कि अभी नहीं करना। इससे पहले मैंने लगातार 3 साल तक, पिछले 3 साढ़े 3 साल तक मैंने किराए की जगह लेकर गोवंश को रखा हुआ था। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल डिसीजन ये था कि अगर मैंने शादी कर ली, चाहे कोई कितने अच्छा लड़का क्यों ना हो, चाहे इस सेवा को कितने सपोर्ट करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर किराए, जब तक किराए वाली जगह है उसके चलते शादी करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा गोवंश के लिए। पता चला ये बेचारे फिर से बेघर हो जाए, तो मैंने ये ठान रखा था चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाता या नहीं लग जाता, कि जब अपनी खुद की जगह होगी उसके बाद ही कोई मैरिज के हिसाब से सोचा जाएगा कि ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ, कि जिसमें गोवंश की भी सेफ्टी रहे और मेरी भी सेफ्टी रहे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। हालांकि इस सब को होने में भी 4 साढ़े 4 साल लग गए, लेकिन ये कई बार ऐसा लगता था जैसे कि ये कोई ऐसा ड्रीम होगा कि पता नहीं कब तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि जगह इतनी महंगी खरीदने के लिए और फिर उसके बाद उसे बनाने में उससे भी ज्यादा रुपए लगते हैं। तो भगवान की कृपा है कि ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो गया। आपको अब तक कितना फंड मिल चुका होगा? भैया इतना रहता है, मतलब ये वैसे तो डे टू डे का तो ये नहीं रहता कि ठीक है मैं एकदम श्योर हूँ अपने आप को लेकर या फंड रेजिंग को लेकर कि ठीक है मेरा मंथली एक्सपेंस जितना भी गौशाला का होता है वो सब अरेंज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे रेगुलर कंट्रीब्यूटर है कि मैं उनको कॉल करती हूँ कि भैया आप हेल्प कर दीजिए, मतलब इस टाइम पे फंड की शॉर्टेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब उनका आपको खुद से बजट, रिक्वेस्ट करनी हाँ पड़ती हाँ, है? कई बार ऐसा होता है कि उनका बजट नहीं है तो वो बिल्कुल ही 1 रुपए की भी हेल्प नहीं कर पाई, या उन्होंने सपोज वो मुझे 500 पर मंथ हेल्प करते थे तो उन्होंने खाली 100 ही दिए या 200 ही दिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास अनएक्सपेक्टेड हेल्प आती है, जो खुद से मुझे कॉल करते हैं कि बहन जी हम इतना चारा आपकी गौशाला में डोनेट करना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता, ना मुझे पता होता, लेकिन हाँ इतना है भगवान की कृपा से सब काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ये मत समझो कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी अमाउंट में कोई हेल्प आती है। देखो सब हेल्प भेजने वाले भगवान हैं। बस हाँ ये है कि मैंने अब तक बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया कि मेरी गौशाला में कोई भी गौ माता भूखी भूखी रह गई हो, या उसको दवाई ना मिल पाई हो, या वो बेचारी एक्सपायर होगी तो मेरे पास अंतिम संस्कार करवाने के पैसे ना हो। भले चाहे
ये तो जरूर हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे उधारी पे मिल गए पैसे, कि उनको भी पता है भाई मैं सेवा कर रही हूँ, भाई जैसे मेरी कंडीशन खराब चल रही है थोड़ा फाइनेंशियली, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन भी करवा रही हूँ या कुछ भी चीज है, तो भले चाहे जो घास वाले अंकल है, भूसे वाले अंकल है या मेडिसिन वाले भैया है, तो उन्होंने भले चाहे मुझे 1 महीने के लिए उधारी पे दे दिया सामान कि चलो कोई बात नहीं आप दे दियो, चाहे कैसे भी कुछ भी हुआ, हम्म। लेकिन उनके रुपए भी दिए गए, गौशाला भी चलती रही। हाँ ये तो है जरूर, क्योंकि मेरे पास जितने गोवंश है उनका अगर मैं एकदम 100% केयर टेकिंग पे आऊँ तो इनका जो रेगुलर मंथली एक्सपेंस है वो 5 से लेके 7-8 लाख रुपए तक का होगा, अगर मैं सबका एक एक चीज पूरी करती चलूं, जो कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं 5 लाख या 7 से 8 लाख रुपए की डोनेशन अरेंज कर पाऊं। तो फिलहाल जो मंथली एक्सपेंसेस है वो है 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ। इसमें इनका बेचारों का इतना हो जाता है कि हाँ ठीक है, उनको पेट भर तो नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ इतना है कि वे जैसे हमारे लिए 2 रोटी जितना हमारा पेट भर पाती है उतना इंतजाम मैं उनका कर देती हूँ, उसी में वे बेचारे संतुष्ट हो जाते हैं। क्या मतलब जैसे आपने कहा है कि आप उधारी पे पैसा ले लेते हैं ये सब, तो आप उन्हें रीपे किस तरह से करते हैं मतलब? मतलब वे मुझे उधार पे कोई फंड नहीं देते, खाली सामान से हेल्प कर देते हैं। जैसे मैं घास खरीदने के लिए मेरे पास हर दिन पैसे नहीं होते, तो मुझे 4-5 दिन का उधारी पे सामान दे देते हैं। ठीक इसी है। तरीके से अभी जैसे मैं अपनी दूसरी गौशाला का निर्माण कार्य करवा रही हूँ, तो उसमें भी इसी तरीके से है, वहां पे जैसे भाई ईंट है और रेता रोड़ी है, वो मुझे पापा के रेफरेंस पे उधारी पे मिल रही है, वो पापा के कांटेक्ट हैं जिनसे मैं वो परचेज करती हूँ, तो मुझे उनका रिपे करने के लिए 6 महीने का या 1 साल का टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्शन भी चला रहे हैं, जो गौशाला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और गौशाला भी चला रहे हैं। आपका एक दिन कैसे रहता है, क्या शेड्यूल रहता है आपका रूटीन? रूटीन मेरा ये रहता है कि सुबह 7 बजे से उठ जाना, फिर उसके बाद इनका मतलब गौ माता के नीचे से, सबके नीचे से साफ सफाई कर देना, फिर घास लेने के लिए चले जाना, घास आ गई फिर घास वगैरह डाल दी इन सबको, फिर डॉक्टर साहब आ जाते हैं, फिर वो इनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, और वैसे रेगुलर विजिट करते हैं वे, जो मैंने हायर कर रखे हैं एक सैलरी बेसिस पे, तो वो इनका रेगुलर चेकअप करेंगे, जिसको भी जरूरत होगी तो वो उसको वो ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद फिर इन सबको पानी वगैरह पिलाना, फिर इन सबको खाना पीना देने के बाद और ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर मैं जाती हूँ घर पे खाना खाने के लिए, जिसमें कभी 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं, फिर उसके बाद घर आने के बाद खाना खा के, फिर उसके बाद फिर शाम होते सार फिर जो हमारे घर के आसपास के रोड साइड नंदी होते हैं, भाई मैं सबको रेस्क्यू नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि चलो ठीक है, जो मेरे पास गौशाला में है उनका तो सही से ध्यान रखा जाए, उसके साथ साथ डेली बेसिस पे भी 4-5 बेसहारा गोवंश को भी खाना दिया जाए। तो हमने ये जो नियम बना रखा है वो पिछले बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। 4-5 बेसहारा गोवंश को हम रात में खाना देने के बाद फिर खुद खाना खा के फिर गौशाला जाते हैं, मैं और मेरा भाई, फिर गौशाला का सब काम कंप्लीट करते हैं, वही सब रूटीन जो रात में जो सुबह में रहता है रूटीन, तो ये सब से फ्री होके हम रात के 2 बजे तक फ्री होते हैं, फिर उसके बाद तब सोने को मिलता है। कई बार 3 भी बज जाते हैं, अगर किसी गौ माता की ज्यादा कंडीशन खराब है उसको दवाई वगैरह देने में, तो इस तरीके से मैनेज करते हैं। तो गौ सेवा में मतलब आपके मम्मी पापा भी आपको सपोर्ट करते हैं कि डेली रूटीन के लिए? हाँ हाँ, मतलब पापा के पास मैंने 7 से 8 बेसहारा गोवंश को छोड़ रखा है, उनका एक छोटा सा घेर है, तो मैं उनकी जो मैंने उनके घेर में गोवंश छोड़ रखे हैं उनकी तरफ से तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पापा बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख लेते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास गौशाला में गौशाला के अंदर है उसकी जिम्मेदारी मेरे और मेरे भाई की है, क्योंकि मेरे फादर की भी एज काफी हो रखी है, तो वो मेरी हम्म। पूरी गौशाला को कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने उनके घेर में छोड़ रखे हैं तो उनकी वो पूरी केयर टेकिंग कर लेते हैं। घेर और घर से याद है, आपके साथ एक विवाद भी हुआ था, गली का ही था शायद, हाँ हाँ हाँ। और उसमें कुछ एफआईआर वगैरह का भी आरोप था हाँ मतलब, हाँ तो हाँ। वो क्या था मतलब? भैया वैसे तो हम हिंदू कहते हैं कि हम गौ हमारी माता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे उसके लिए कुछ करने की बारी आती है तो फिर हमें हम उस गौ माता को कूड़े का ढेर बताते हैं, या हम उसके गोबर से एलर्जी जैसा महसूस करते हैं। तो भाई जिस टाइम पे आप पूजा करते हो उस टाइम पे फिर आप गोबर के कंडे क्यों क्यों ढूंढते हो, यानी कि उपले गोबर कहते के हैं जिन्हें। उपले हाँ। कहते हैं जिन्हें, उसके बिना तो कोई शुद्धिकरण होके पूजा हो ही नहीं सकती, अगर उपले नहीं है तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो ही शुद्धिकरण में यूज किए जाते हैं। और हमें दूध से बने हर एक प्रोडक्ट खाने को चाहिए, दूध भी खीर भी सब चीजें ए टू जेड जो भी दूध से बनता होगा, चाहे उसमें आइसक्रीम है कुछ भी है। तो फिर जो गौ माता खुद इतनी मतलब आप ये देखो पूजा में जिनका गोबर तक इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं आपने सुना भी होगा कि जो गोमूत्र है वो कई सारी
कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में भी काम आता है। और फिर जो गोमाता मतलब जो इसका गोबर तक भी हम पूजा में यूज कर सकते हैं, तो आप उसको कैसे कूड़े का ढेर बता सकते हो। तो यही लड़ाई होती है मेरे लोगों से। वो अपशब्द कहते हैं मेरी गोमाता को लेकर, मुझे लेकर, या मेरे चरित्र पे उंगली वो उठाते हैं, या फिर कई बार ऐसा हो उन्होंने मेरी गोमाता की चारे में ही कांच मिला दिया। तो टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, वो उन्होंने क्रॉस कर दी थी। मैं अपने अपने पर्सनल लेवल तक तो मैं कुछ भी सुन सकती हूँ कि सही ठीक है बात है। मुझे कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बात आती है ना मेरी ये बेजुबान बेसहारा गोमाता या नंदी महाराज को लेकर, और जिसमें कि उनकी जान पे संकट है, तो फिर मैं तो किसी का भी सामना कर लूंगी, चाहे कोई भी हो उसमें। गली वाले तो छोड़ो, कोई भी हो, A to Z। यूपी सरकार तो उसमें बहुत दमदार है, तो मतलब आप उन्होंने इस मामले में आपको सपोर्ट नहीं कुछ की? भी नहीं किया, सबने दबाने की कोशिश करी। जो ये मेरे ऊपर जो भी केस वगैरह डलवाने वाले हैं वो मेरे हम्म आसपास वाले थे। हम्म। जहाँ पे भी मैंने रेंट की जगह लेकर गोवंश को लाकर मैं उनका पालन पोषण करती थी, वो भी आसपास वाले थे। आप ये सेवा दुनिया के किसी भी कोने में शुरू कर लेना, सबसे ज्यादा विरोध आपके आसपास वाले करेंगे। और इनका एक ही मोटिव रहता था कि मुझे परेशान कर दें या परेशान करवा दें, ताकि मैं ये जगह छोड़ के मैं चली जाऊं, और ये बेचारी सारी बेसहारा गौ माता सड़कों पे आ जाए और फिर एक टाइम में ये कटान में चली जाए। तो इनके ये ऐसे इरादे तो मैं कभी भी कामयाब होने नहीं देने वाली थी, क्योंकि मुझे लोगों से मतलब नहीं। मुझे ये है कि चाहे मुझे 24 घंटे में से अगर मुझे 18 घंटे भी इनसे लड़ना पड़े ना, खाली अपनी गौ माता के लिए, तो मैं कर लूंगी। और मुझे नहीं पता वो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो ये लोग क्या करते थे, ये हमेशा मेजोरिटी में खेलते थे। अब आप ये देखिए, गौ सेवा करने वाली अकेली एक लड़की और उसको परेशान करने वाले कितने सारे। तो ये सोचते थे कि हम इसके खिलाफ में कोई भी कंप्लेन लेकर अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, कि इतने सारे लोग एकदम से इतनी मेजोरिटी में आए हैं, तो हो सकता है ये लड़की खराब ही हो, ये परेशानी करती हो, या ये झगड़ालू ही हो। तो मेरा एक ही सोच थी, कोई बात नहीं, तुम साम दाम दंड में कुछ ही अपनाइयो, लेकिन मेरी सेवा को तुम कभी नहीं रोक सकते, चाहे तुम संख्या में कितने ही क्यों ना हो। तो मेरे मेरे पूरे परिवार के ऊपर 2-2 3-3 केस भी डाले उन्होंने, पुलिस वालों को इन्वॉल्व करके सब में। तो कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन कभी भी वो मेरी सेवा नहीं बंद कर पाए। हम लगातार लगे रहे। अगर उन्होंने अपनी तरफ से 100% कोशिश करी ना, हमने 1000% कोशिश करी। उनको ये था कि वो मेरी सेवा को बंद करवा दे, और मुझे ये था कि मुझे हर हाल में ये बेचारी गोमाता कटने से बचानी, चाहे कितना ही मेरे खिलाफ हो, चाहे कुछ ही हो। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भाई मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, या मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसी हूँ। मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। जब से मैंने गौ सेवा की है, गौ सेवा शुरू किया है, मैं संसार की तरह से बहुत हट चुकी हूँ। मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी सोच रहे हो वो तुम्हारे अपने खुद की सोच है। मुझे पता है जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा काम है। और जो मैं ये काम कर रही हूँ, ये मैं पुण्य के लालच में भी नहीं कर रही कि मुझे गौ सेवा से कुछ हम्म। पुण्य मिले और मेरा ये काम बन जाए या वो काम बन जाए। मैं जो भी कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मेरा इतना हिसाब फाइनेंशियली भी नहीं था, और ना मैं फिजिकली इतनी कैपेबल थी कि मैं इतनी सारी गौ माता का खुद ही ध्यान रख लेती, खुद ही इनके सब काम कर देती, घास पानी करना, सब करना। तो कई बार एक दिव्य शक्ति का भी एहसास होता है कि हम कोई नहीं होते भाई किसी की सेवा करने वाले। अगर हम अपनी खुद की औकात की बात करें, चाहे मैं भले चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हम्म। भले चाहे कोई मेरे से भी लो बजट वाली फैमिली है, या मेरे से भी कई हजार गुना बजट वाली फैमिली है कोई, तो भैया हमारी खुद की कोई औकात नहीं है कि हम किसी की सेवा कर पाए। हमारी खुद की औकात तो अपनी अगली सांस लेना भी नहीं है, तो हम किसी की सेवा तो क्या करते हैं। हम अपने लायक भी नहीं है कि हम अपनी ही अगली सांस अपनी इच्छा से, कि हाँ मेरा आदेश है कि अगली सांस ली जाए, तो हम किसी की सेवा तो क्या कर पाते। तो ये सब काम माँ दुर्गा करवा रही है। जो मेरी ईस्ट है वो माँ दुर्गा है, उन्होंने ये सेवा करने को दी और वो ही चला रही है। मैं कई बार ये सोचती थी कि अब इन्होंने ऐसा जंजाल बुन दिया मेरे आसपास वालों ने। इन्होंने मेरी जो मैं रेंट पे करके, मैंने जहाँ पे इनको रखा हुआ था, 2 जगह थी मेरी, मैं 10,000 पर मंथ रेंट देती थी दोनों जगह का मिला के। तो इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, इन्होंने मेरे लैंडलॉर्ड को भड़का दिया मेरे खिलाफ। तो एक लैंडलॉर्ड तो बिल्कुल मेरे ऐसे खिलाफ हो गया था, उन्होंने कहा कि ये मेरा ये घेर खाली कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये घेर नहीं खाली होने का। मैंने पहले उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन जब वो बदतमीजी पे आए तो ठीक है, उन्होंने मुझे धमकी दी कि ऐसा कैसे नहीं खाली होगा, हम आके अभी खुंटा खोल देंगे तुम्हारे बछड़ों का। मैंने कहा खोल के दिखा दिए। मैंने कहा चाहे मुझे वहीं कुछ भी करना पड़ जाता, लेकिन तू खोल के दिखाती है। भले तू लैंडलॉर्ड है, तुम्हारा अपनी इज्जत है, लेकिन ये नहीं होता कि तुम किसी के भी बहकावे में आके तुम मेरे साथ में कुछ, मतलब मेरे साथ में तो चलो तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं इनके साथ दिक्कत नहीं होने देंगी। मुझे नहीं पता फिर वो, मैं उस मंजर को सोच भी नहीं सकती अगर वो इस बदतमीजी पे आता। हालांकि इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं, लेकिन अगर वो इस बदतमीजी पे आता तो फिर मुझे नहीं पता मेरा कि अगला एक्शन रिएक्शन क्या होता। लेकिन कुछ भी होता ना, बे किसी भी हाल में मेरी किसी भी गौ माता को सड़क पे नहीं आने देती मैं।
इतनी किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि सेवा, अगर ये सेवा मैं करती तो मुझे लोग कैसे भी दबा देते, लेकिन ये सेवा साक्षात माँ दुर्गा करवा रही, वो खुद देखेगी कि इस सही सेवा बात। को कैसे कंटिन्यू करवाना। आज की जनरेशन में यूथ काफी आगे बढ़ चुका है वैसे, हम्म। लेकिन कुछ लोग ना सनातन धर्म में अच्छा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे भी बहुत एंगेज रहते हैं, तो उसे सोशल रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं आप? चारा कम खिलाते हैं, स्टोरी स्टोरी, वीडियो हाँ रील जी। वगैरह ज्यादा हाँ हाँ डलती हैं। बिल्कुल, हाँ इस तरीके का भी हो रहा है सोशल मीडिया पे काफी। तो कई बार ऐसा होता है, चलो खैर वो तो उनका अपना रहता है कि भाई वो दिखाने में कुछ होते हैं और एक्चुअली में वो कुछ, पता चला खाली जितने तक की वो वीडियो बनी थी उतने तक का ही चारा डाला और उसके बाद हम्म। दिखा दिया कि भाई हम रोज ही डालते हैं चारा। खैर उस सब के लिए तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा बिल्कुल गलत आपको मतलब आपको ऐसा उदाहरण नहीं पेश करना चाहिए कि आप दिखा कुछ रहे हो और एक्चुअली आप उस लेवल का कर भी नहीं रहे। इस सब में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि गौशाला में कहीं गौवंश की तबीयत इतनी खराब होगी तो मैं रोज की एक वीडियो बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं रहता था, क्योंकि सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना, उसके बाद बाकी के काम। या कई बार ऐसा होता था कि हम किसी नंदी महाराज या गोमाता को ऐसी कंडीशन में रेस्क्यू करके लेकर आए कि उसकी रेस्क्यू वाली कंडीशन हम उसको दिखा नहीं पाए। लेकिन दूसरी साइड की जनरेशन को देखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पशुपालन करते हैं, नेचर लवर होते हैं, जो मतलब अपने भारत के बारे में सोचते हैं, संस्कृति के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे दिखावा नहीं करते, स्टोरी नहीं डालते। तो उन्हें कैसे ग्रो अप करना चाहिए? मतलब कोई आपकी बात को सुने तो वे लोग कैसे ग्रो हों? देखो, कहीं जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, क्योंकि अगर आप उतने तक की सेवा करना चाहते हो जितने का आपका खुद का बजट है, फिर तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप वीडियो बनाओ ना बनाओ। और कई लोग वीडियो बनाते हैं फॉर मेमोरी, कि हाँ एक याद होगी कि भाई ऐसे करके हमें गौ माता को लेकर आए थे। तो वो तो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप अगर फाइनेंशियली सफिशिएंट हो, जिस भी बेसहारा गोवंश को आप लेकर आ रहे हो। लेकिन उस केस में तो हर हाल में वीडियो बनानी पड़ती है जब आपका इतना बजट नहीं है कि आप इतनी सारी गोमाता का पालन पोषण कर लो। तो अगर मैं कोई फोटो वीडियो नहीं बनाऊंगी और उसे सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी, तो आप ये देखिए, जब तक किसी ने फेस टू फेस या तो मुझे सेवा करते हुए ना देखा हो, तो जब तक वो कैसे यकीन करे कि मैं ये सेवा कर रही हूँ। या फिर उसने जब तक मुझे फोटो वीडियो में ना देखा हो, तभी तो वो यकीन कर पाएगा कि हाँ ये लड़की सेवादार है, ये गौ सेवक है और इसके पास इतने फंड नहीं है, तो चलो हम जाके इसकी मदद कर दे, चाहे डायरेक्ट सामान से कर दे। तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को अपनी सेवा से जोड़ने के लिए। अगर मैं कोई भी, आज तक मैंने कोई सिंगल फोटो ना खींचा होता किसी भी बेसहारा गौ माता या नंदी महाराज के साथ या उनकी सेवा करते हुए, मैंने सपोज यही सोच लिया होता कि लोग बाग सोचते हैं कि भाई ये सब ढोंग है तो तुम फोटो वीडियो बनाओ ही क्यों। तो भैया लोगों की अगर सुनोगे ना तो कुछ नहीं कर पानेगी। तो मेरे लिए फोटो वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग कर पाऊँ अपनी गौशाला के लिए, और मैं इसी तरीके से बेसहारा गौ माता और नंदी महाराज को करने से बचाती हूँ। लेकिन कुछ यूथ ऐसा भी है जिनका बहुत मन करता है ये सब करने का, लेकिन उन्हें फैमिली रेस्ट्रिक्शंस बहुत मिलती हैं कि ये सब मत करो। तो आपका उन्हें क्या मैसेज होगा? मैं आपको इस सब के बारे में कड़वा सच बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी की भी सेवा का रास्ता चुनते हो, चाहे उसमें बेजुबान जीव की है या किसी इंसान की है या वृद्ध माताओं की है या वृद्ध कोई भी, मतलब XYZ कोई भी सेवा है, तो सबसे पहले विरोध आपका आसपास से होगा, घर से भी होगा। लेकिन हाँ, आपको उसमें है ना उस लेवल तक का आपको मजबूत रहना है, क्योंकि आप ये देखो, जैसे भगवान की हमें प्राप्ति करनी है, उसके बीच में माया का जो जंजाल होता है वो ही इंसान क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए भगवत प्राप्ति होती नहीं। इसी तरीके से सेवा का है, आपको हर लोग यही कहेंगे कि ये मत कर, तुझे अपनी खुद की लाइफ नहीं जीनी है क्या, भले चाहे आप लड़का हो या लड़की हो या किसी भी एज से बिलोंग करते हो। अगर आप यंग हो तो आपको ये कह के रोकने की कोशिश करेंगे कि ये अभी के काम नहीं है, ये तो बुढ़ापे के काम है। तो बुढ़ापे में कैसे कर लोगे जब आप जवानी में तो कर नहीं पा रहे हो, बुढ़ापे में शरीर से भी आप कैपेबल नहीं होते इनका करने के लिए, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप बुढ़ापे में सेवा कर लोगे? जब आपसे जवानी में तो हो ही नहीं, आप बुढ़ापे में कैसे कर लोगे? तो बुढ़ापे में तो आप अपना खुद का ही कर लो, ये बहुत बड़ी गनीमत है। तो अगर आपको कोई ऐसे मिलते हैं अपॉर्चुनिटी, तो आप उनकी पर्सनल सपोर्ट करना चाहोगे? हाँ, अगर मुझे वो जेन्युइन लगा और मेरे पास अपनी गौशाला के लायक की डोनेशन है और उससे एक्सेस है, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करना चाहूंगी। लेकिन ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला।
आज तक मुझे कोई भी, नहीं मिला। हाँ मुझे भी सेवा करते करते 5 साल हो गए। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं जो कि बहुत बड़े वाले पाखंडी है, खैर मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगी। तो अगर मेरा ये बिजनेस पर्पस होता ना, मतलब अगर मैं गो सेवा करके मैं पैसा कमाने की राह देखती, तो मैं आज इन इतनी मुश्किलों का सामना ना करती हुई पाती और मैं बहुत अमीर हो चुकी होती अब तक। लेकिन मेरा पर्पस कोई बिजनेस माइंड वाला नहीं है। मैं खाली इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरी गौशाला का खर्चा है, चाहे वो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, या मैं चाहती हूँ कि मेरी गौशाला और बढ़े और मैं गोवंश को रेस्क्यू कर पाऊँ। तो एक टाइम ऐसा होगा कि मेरी गौशाला का मंथली एक्सपेंस 10 लाख रुपीज पर मंथ भी होगा। तो मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि ये सेवा मैं और बढ़ाऊं। लेकिन इस बीच में इतने धोखेबाज लोग मिलते हैं। कहीं तो गौशाला बनाने के चलते धोखेबाज मिले कि जब मैं गौशाला के लिए मैंने जमीन खरीद ली थी, क्योंकि लोग मतलब मेरे पास तो प्लेटफॉर्म कम है लोगों तक पहुंचने के लिए, या मेरे पास जो हेल्प है वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट वाली है, थोड़ी ठीक ठीक सी अमाउंट वाली, थोड़ी बहुत ही हेल्प है मेरे पास। लेकिन कई लोगों का खाली बिजनेस ही यही होता है कि वे लोकल एरिया से भी काफी डोनेशन कलेक्ट करते हैं, हालांकि वे कर रहे होते नहीं उसका 1% भी। 1% वो लगाते हैं, 99% उनकी खुद की जेब में जाता है। और मैंने कुछ तो इस तरीके का भी ग्रुप देखा है, वो खाली लोकल से फंड रेजिंग नहीं कर रहा था, वो तो पता नहीं इधर उधर, मतलब उसने तो यही बिजनेस बना रखा था और अपने साथ में कई जने जोड़ रखे थे जो यही काम करते हैं कि लोगों से लिए 100 रुपए और गौमाता की सेवा में लगाए 10 रुपए या मुश्किल से 5 रुपए। इन जैसे बिजनेस माइंडेड लोगों को गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनके लिए? गवर्नमेंट भैया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाने के। भाई मैं तो आपको इस वजह से बता पा रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में आए, मेरे मतलब जब मुझे किसी चीज की जरूरत थी उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया, और फिर इस सब में ना मेरी कुत्ते जैसी वो नाक है, मैं एकदम सूंघ जाती हूँ। आप मेरे से अगर बात कर रहे हो और भले चाहे आप गौ सेवा के लिए कितनी भी अपने कुछ भी मन डेडिकेशन है। डेडिकेशन कुछ भी कितना ही दिखा लियो, मैं भाग जाऊंगी। आप सही में सेवा करना चाहते हो या आपने बेफालतू में बकवासी मारी मेरे से? तो आपके पास कुछ लोग ऐसे आए हैं मतलब जिन्हें जो फ्रॉड हैं सारे ही ऐसे ही है, अच्छा सारे ही ऐसे आए हैं। सारे ही ऐसे है। अच्छा कुछ टाइम पहले आप तो मैं, अंकुर त्यागी भैया से हाँ मिले हाँ थे, हाँ हाँ जी, मेरठ में रहते हैं वो, हाँ शायद, हाँ जी, मेरठ में। हाँ हाँ। तो उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिली नहीं या? अभी तक उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आई। वे अब से 2-3 महीने पहले आए थे मेरी गौशाला में। हालांकि वो ऐसा आश्वासन देकर गए थे कि वो मेरी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली भी और वैसे भी जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो आप चाहोगे कि मतलब वे आपसे बातचीत करें? मैं उनसे क्या, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी कोई भी हेल्प करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कीजिए। क्योंकि मैं फाइनेंशियली, या तो भगवान मुझे ऐसे घर में पैदा करवाता कि भाई जो मुझे किसी से भी हेल्प ना मांगनी पड़े, तो मैं किसी से भी हेल्प ना मांगती कि ठीक है भगवान का दिया हुआ इतना है कि मैं कितने भी गोवंश लेकर आ जाऊं, मैं उनका पालन पोषण खुद से कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे हर हाल में डोनेशन के लिए तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करनी होती है। तो उसमें आप अगर ये सोचते हैं कि अगर आप मुझे पैसे से हेल्प करेंगे तो मैं उसे पर्सनल यूज में लगा लूंगी, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल मुझे 1 रुपया भी मत दीजिए। मैं आपको बता दूंगी मेरी गौशाला में कितना घास, कितना भूस, कितना मेडिसिन आती है, जो भी XYZ आता है, आप डायरेक्ट सामान से हेल्प कर दो ना मेरी। और बल्कि खुदा के देखो कि वो अगर घास आ रहा है, वो मेरी वाली को माता ही खा रही है या वो भी घास मैंने बेच दिया, मैं वेरिफिकेशन तुम्हारा कैसे भी करवा दूंगी। लेकिन पहले आओ तो सही हेल्प करने के लिए। अगर आप इस गौशाला को एक एनजीओ में कन्वर्ट करना चाहें तो मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप करना चाहेंगे या नहीं? हाँ मैंने तो ऑलरेडी इसकी एक NGO बना रखा है, शिव जी के नंदियों का घर। जो मेरी सेवा शुरू हुई थी वो डायरेक्ट गोमाता से नहीं शुरू हुई थी। एक बेचारा बहुत छोटा सा नंदी हमारी नाले में गिरा हुआ था, तो मेरा ये था कि इन बेचारे नंदियों का अपना खुद का घर नहीं है, तो मैं एक दिन इनका घर जरूर बनाऊंगी। शुरुआत हुई थी इन्हें रोड साइड पे जिमाने की, उसके बाद एक जगह किराए पे ली, फिर दूसरी भी जगह किराए पे ली, फिर अब अपनी खुद की जगह बना ली। तो मेरी NGO का नाम है शिव जी के नंदियों का घर, कि इन बच्चों का अपना खुद का घर होगा, जो बेघर है उनका अपना खुद का घर होगा। भले मेरे पास आज ओनली 60 गोवंश हैं, लेकिन एक मुकाम मेरा, ये तो मुझे पता नहीं है खैर ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अपने मन से आवाज आती है कि मैं, एक टाइम मेरा ऐसे भी आएगा कि मैं जिसको भी चाहूंगी मैं उसे ही रेस्क्यू करके और उसका बहुत अच्छी तरीके से मैं उसका पालन पोषण भी कर पाऊंगी और आजीवन उसे कटान से बचा पाऊंगी। खैर ये तो नहीं पता इतनी मैं कब तक कैपेबल हो पाऊंगी। अभी तो मैंने इन बेसहारा गोवंश को जो मेरे पास है इन्हें बहुत ही, मतलब बहुत ही कम कम स्पेस है इन बेचारे बच्चों के पास, लेकिन मैं क्या करूं, भगवान भी ये चीज देखते हैं कि मैं, मेरे पास इतना ही है जितना मैंने लगा दिया। जो आप कह रहे हैं कि आप रेस्क्यू कर पाओगे हर गोवंश को, हम्म, तो वो समय आपका कब और कैसे आएगा, बस किस भगवान तरह को से? पता है।
भगवान को पता है। मतलब आपने अभी इसके लिए कोई रास्ता नहीं चुना है? नहीं, क्योंकि ये सब चीजें है ना डोनेशन पे डिपेंड करती है, और डोनेशन का कुछ नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है कि सपोज जिसके पास से डोनेशन आनी थी उसने मना कर दिया, तो और किसी ने अनएक्सपेक्टेड हेल्प कर दी मेरी। तो ये चीजें ऐसी है, बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, इसका आप कुछ नहीं बता सकते। हमारे शहर में काफी उद्योगपति हैं, जैसे भीमसेन कंसल जी हैं, सतीश गोयल जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो सब हाँ मतलब जी। काफी डोनेशन करते हैं, तो आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई कभी? उनसे मैं एक बार सतीश अंकल से तो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए मेरी गौशाला में मंथली हेल्प की थी, लेकिन हो सकता है उसके बाद वे कहीं और हेल्प करने लगे हों, तो उनकी मतलब मेरी गौशाला में हेल्प आनी बंद हो गई थी। उनकी तरफ हाँ, से? उनकी तरफ से। गौशाला चलाते वक्त आप कभी थक भी गए होंगे, तो आप इस मोमेंट को कैसे जीते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, मेरे सामने चाहे कुछ भी डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, मैं खाली एक चीज देखती हूँ कि आज किसी भी वजह से अगर मैंने गिव अप कर दिया कि मैं फिजिकली, फाइनेंशियली या किसी भी वजह से मैं ये सेवा नहीं कर पाने की, तो ये बेचारे 1 महीने या 2 महीने बाद ये बेचारे सारे कटान में डालेंगे। तो वो एकदम महसूस करते हुए वो मंजर अपने आंखों के सामने देखते हुए कि अगर मैंने किया तो इनके साथ ही हो जाएगा, तो ये मुझे कभी थकते हुए भी थकने नहीं देते। चाहे मेरे हाथ खाली हो, मेरे पास 1 रुपया भी ना हो, जब भी ये मुझे ये डिसीजन लेने को मजबूर नहीं करते कि मैं ये सेवा छोड़ दूं, मेरे बस की नहीं है हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए अरेंज करना, और जिसमें कि मेरे पास बहुत ही स्मॉल स्मॉल अमाउंट वाली हेल्प भी है। कोई मुझे कहीं ऐसी हेल्प है जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल अमाउंट वाली है, जिसमें उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं, वे मिडिल क्लास फैमिली से है, वे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कह रखा है, बल्कि मुझे उनकी हेल्प लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं दीदी हम आपको 10 रुपीज पर डे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका 1 रुपया भी मुझे एक्सेप्टेबल है, आप कम से कम सोच तो रहे हो। नहीं तो कई ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि वो खाली सिंगल पर्सन ही मेरी पूरी गौशाला का खर्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उनकी नियत नहीं है। तो अगर आप कोई भी सेवा करना चाहते हो ना, तो भैया जब तक आपकी नियत नहीं है ना, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। नहीं तो आप ये भी देख सकते हो कि इतने अमीर अमीर लोग हैं हमारे खुद के शहर के अंदर, अगर वे चाहें तो क्या एक एक गोमाता को वे रेस्क्यू करके उसे आजीवन कटान से नहीं बचा सकते क्या? लेकिन उनकी नियत नहीं है। लेकिन अगर किसी की नियत हो ना, वो एक अपनी झोपड़ी में भी गाय का पालन पोषण कर लेगा, खाली सारा खेल नियत का है। अगर आप कोई सेवा के लिए मन बनाते हो ना, तो मैं ये कहती हूँ कायनात भी आपकी पूरी सपोर्ट करती है, आप इस काम को करो। गो कटान को रोकने के लिए आम नागरिक क्या कर सकता है? मतलब आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा कि हम लोग उन्हें कैसे बचा सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। अगर आप गौ माता से प्यार करते हैं या नंदी महाराज से प्यार करते हैं, तो सबसे पहली बात, आप इसका सारा का सारी जिम्मेदारी आप सरकार पे छोड़नी बंद करो, क्योंकि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। गो माता को कोई भी आम नागरिक ही लेकर आया था, सपोज आप लेकर आए थे, आपके वो किसी काम की नहीं रहे, एक टाइम बाद आपने छोड़ दी, तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। तो मैं ये देख रही हूँ कि हाँ ठीक है, इस गौ माता को मैं अपने घर पे लाके उसका पालन पोषण कर सकती हूँ। तो अगर मैं ये कहती हूँ, अगर हर एक हिंदू एक गौ माता को रख लेना अपने घर पे, तो कोई भी गौ माता सड़क पे नहीं मिलने की, कूड़ा खाते हुए किसी भी गौ माता का एक्सीडेंट नहीं होने की, और सबसे बड़ी बात वो कटान में नहीं जाने की। तो ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होनी चाहिए, अगर आप सही मायने में हिंदू हो तो गो कटान का प्रोसेस कैसे रहता है? कौन इन्हें उठाता है, किस टाइम उठाता है, हाँ जी। क्या करता है उन हाँ, सब का? हाँ जी, खाली यही नहीं कि सब में मुस्लिम शामिल है, इसमें हिंदू भी बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ है। खाली उनको पैसा चाहिए, चाहे उनसे गौ माता कितनी भी उठवा लो रात के अंधेरे में, या नंदी महाराज उठवा लो। जैसे आपको पता है कि यूपी के अंदर दिन दहाड़े ऐसा काम नहीं हो सकता, तो रात में हर एक इलीगल काम हो रहे हैं, इंसानों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बेजुबान के साथ ना हो रहे हो? जिस सबके बदले में कैश मिलता है ना, तो इंसान इतना हरामखोर हो चुका आज के टाइम में कि वो खुद करके खाना नहीं चाहता, वो सोचता है कि किसी की भी चमड़ी बेच दो और फिर वो उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन उसका काम चल जाना चाहिए। आप ये देखिए, मुझे नहीं पता आप सब कितने अवेयर हो इस सब के बारे में कि गो कटान किस तरीके से होता है, और वे बेचारी क्या मंजर वे देखते हैं, वे बेचारी गौ माता। आप ये देखिए, अगर कोई भी गौ माता या नंदी महाराज आज उठा ले जाते हैं, तो ये नहीं कि वो आज ही काट दिए जाएंगे। 7 से 10 दिन तक तो उसे बिल्कुल खाना नहीं देते, ताकि उसके शरीर में से सारा मलमूत्र सब निकल जाए। उसके बाद उसे 120 से 140 डिग्री खोलते पानी में जिंदे को छोड़ दिया जाता है, ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाए उसको काटने के हिसाब से। फिर उल्टे उनको टांग दिया जाता है, बीच में से चीरा दे दिया जाता है। तो यो मंजर ऐसा है, भयावह, कि ऐसा सोचते हुए ही भी मतलब मेरे रोंगटे काम जाते हैं। भगवान ने हमें इतना कैपेबल बनाया है, उसमें मैं एक गरीब की भी बात करती हूँ और एक अमीर की भी बात करती हूँ। अगर आप चाहो ना, आप कोई भी चेंज ला सकते हो।
लेकिन वे बेचारी बेसारा गौ माता या नंदी महाराज, भले आप ये देखो, कोई भी नंदी अगर किसी ने अपनी बुग्गी में जोड़ रखा है, चाहे वो उससे 24 घंटे काम करवा ले, लेकिन वो बेचारा अपने हक की एक रोटी नहीं ले सकता, उसकी कोई पगार नहीं होती कि इतनी उसकी सैलरी है। और जबकि इंसान की सैलरी फिक्स रहती है अगर वो कोई भी जॉब करता है। ये बेचारे ऐसे हैं, इन्हें बोलते हैं अनबोलता धन। ये बेचारे अपने लिए कभी भी ना तो रुपए मांग सकते, ना अपने हक की एक भी रोटी ले सकते। तो इस सब के लिए भगवान ने इंसानों को बनाया कि भाई ये अपने लायक नहीं, अपनी कोई भी जरूरत पूरी कर सकते, इसकी जरूरत को हमें देखना है कि इसे क्या जरूरत है। लेकिन हम ही ये चीज सोचे कि ये जो भी हो रहा है वो ये इनकी अपनी डेस्टिनी है, अगर कोई गौ माता कट रही है वो उसका खुद का भाग्य है, नहीं कट रही है वो भी उसका खुद का भाग्य है, मतलब हम गैर जिम्मेदार हो जाए ये देखते हुए कि हमारे सबसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमें इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं है, और हिंदू कहलाने का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो गौ माता और नंदी महाराज की चमड़ी काटी जाती है तो उसका कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या उसे मीट वगैरह में यूज किया जाता है? हाँ जी, आप ये देखिए इनका खून तक भी बेचा जाता है, जो हम आयरन टैबलेट यूज करते हैं उस वो गौ माता के खून से बनी हुई होती है। तो इतनी सारी चीजें हैं जिनमें मतलब आप लेदर प्रोडक्ट देख लोगे, जैसे हैंड बैग, कोई भी फुटवेयर। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं कि आजकल की शादियां नहीं चल पाती, किसी में कुछ दिक्कत है, किसी में कुछ दिक्कत है, तो इस सब के पीछे जितना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से महसूस किया है, हम किसी भी मैरिज सेरेमनी में जाते हैं, हम खुद तो चमड़ा पहन के जा रहे हैं, चाहे उसमें हमने फुटवियर चमड़े के पहन रखे हैं या हैंडबैग ले रखा है चमड़े का, और हम उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए वो चमड़ा किस प्रोसेस से आता है, वो गौ माता, जिंदी गौ माता काट दी जाती है खाली वो लेदर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो हम उसे ब्लेसिंग्स देने के लिए जा रहे हैं या हम उसे श्राप देंगे? हम उसे श्राप ही तो देंगे भाई, जब हम जो कैरी करके लेके जा रहे हैं वही हम उन्हें दे पाएंगे। हम चमड़ा लेके जा रहे हैं तो हम उन्हें श्राप ही देंगे, हम ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। जब हम खुद एक पाप कर रहे हैं तो हम किसी को ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं? और दूसरी चीज, कोई भी दूल्हा या दुल्हन होंगी, उनके भी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम या किसी भी चीज में लेदर जरूर शामिल होगा। जैसे दूल्हे ने लेदर के बहुत ही हाई ब्रांडेड वाले बेल्ट पहन ली, या फिर शूज पहन लिए, या फिर दुल्हन ने कोई बहुत ही अच्छा लग्जरी वाला हैंडबैग ले लिया लेदर का। तो आप खुद देखिए, हम खुद उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए जा रहे हैं, हम खुद लेदर पहन रहे हैं, वो खुद लेदर का सामान लिए बैठे, तो ऐसी मैरिज कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी? तो हमें हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी हैसियत नहीं है तो जरूरी नहीं है आप लेदर खरीदो, आप सिंपल रहो ना, आप नॉर्मल फुटवेयर पहन के जाओ, कपड़े के पहन लो, किसी भी तरीके से ऐसा पहन लो जिसमें कोई क्रुएलिटी शामिल ना हो। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज को फॉलो करें, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलता है, किसी भी एक चीज को लेके बैठ जाते हैं, वो एक ट्रेंड बन जाता है, तो क्यों ना इस तरीके का ट्रेंड चलाया जाए कि किसी भी मैरिज सेरेमनी में अगर आप खुद जाते हो, आप थोड़ा उन्हें भी गाइड करो, क्योंकि खाली यहाँ पे एक भेड़ चाल सी चलती है कि सब ऐसा करें तो हम भी ऐसा करें। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक आपको इस सबके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जब तक तो चलो कुछ नहीं आप कर पाए, लेकिन जब आपके पास अवेयरनेस है फिर भी आप नहीं कर रहे, फिर आपसे बड़ा कोई मतलब गैर जिम्मेदार या नालायक कोई नहीं है। आपकी लाइफ में कोई अभी तक की रेस्क्यू स्टोरी जिसमें आपने गौ सेवा के दौरान बचाई हो किसी गौ को या नंदी महाराज जी को? हाँ जी, वैसे ये वाली चीज मेरी हर एक गौ माता और नंदी महाराज के साथ है। बेचारे हर एक जना बहुत ही अलग अलग हालात से बच के आया मेरे पास में। किसी को मैंने डायरेक्ट कट्टान से ही बचाया था कि बहुत ही संदिग्ध लोग एक गौ माता को, मतलब अंधेरे वाला एरिया था, वो थोड़ा रोशनी नहीं थी वहां पे, तो उन्होंने कोई गौ माता उन्हें फंस गई तो वो उसे अपने एरिया में लेके जा रहे थे ताकि उसे काट सके। तो ऐसी कई गौ माता बचाई गई, कई बेचारी कुत्तों से कटने से बचाई गई, कई ऐसी थी जिनका एक्सीडेंट हो रखा था, फिर उनको मैं अपने पास गौशाला में लेकर आई। तो मेरे तो भले मैं गौ माता शब्द जरूर यूज कर रही हूँ या नंदी महाराज शब्द जरूर यूज कर रही हूँ, लेकिन जिस भी गौ माता या नंदी महाराज को मैं अपनी गौशाला में लेकर आई तो मैं उसे बेटा और बेटी बना के लेकर आती हूँ। तो जब मैंने उन्हें अपने बच्चे बना लिया, और आपको पता है एक माँ के अंदर वो ताकत होती है, उसके सामने हर कोई नतमस्तक होता है। तो जब मैंने उन्हें अपने बच्चे मान लिया, फिर उनके ऊपर कोई भी दिक्कत आई ना उसे मैं देखूंगी, और मेरे ऊपर कोई दिक्कत आई उसे माँ दुर्गा देखेगी। तो इस तरीके से एक चैनल बन रहा कि वो पूरी की पूरी पूरा जो भी इनके सामने या मेरे सामने कोई भी दिक्कत आती है वो सारी हैंडल हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं कि कैसे होती है हैंडल, लेकिन हो जाती है। इन लास्ट आप हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है गौ सेवा के दौरान? हाँ, हम सबकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी रोड साइड किसी गौ माता को चारा भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आप कोई लेदर प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज मत करो जो किसी भी बेजुबान जीव के चमड़े से बनता हो।
चाहे उसमें कुछ भी है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है, कम से कम आप उनके कटने का कारण मत बनो। और दूसरी जिम्मेदारी ये आपकी होनी चाहिए, आप इससे मुकर नहीं सकते, भले चाहे आप कोई भी रीजन दो XYZ कि हमारा घर छोटा है, नहीं तो हम एक गौ माता को ले आते सड़क पे से, या नंदी महाराज को ले आते। तो ये सब देखो, मुझे पता कि मेरा कोई हिसाब नहीं था जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ, मेरा बिल्कुल इतना हिसाब नहीं था कि मैं इतनों का पालन पोषण कर सकती। अगर आपकी नियत है, आप बिल्कुल आप एक झोपड़ी में भी एक गौ माता को रेस्क्यू करके खड़ा कर दो, अगर आपकी नियत है तो। नहीं तो आपसे बड़े बड़े महल में भी, अगर आपके पास खुद बहुत बड़ा महल है, आप उसमें भी एक गाय को नहीं ला सकते, क्योंकि आप उसमें 100 मुझे बहाने गिनवा दोगे, इसका कौन करेगा, हमारे बस की नहीं है, ये है वो है, फैमिली प्रॉब्लम है, रो। तो भैया ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये सब बहाने अपने उस काम को ना करने की। आप ये देखिए, आपको जो अपनी डे टू डे लाइफ में चाहिए कि भाई आपको अच्छा खाना चाहिए, वो उसके लिए तो आप बहाने कोई करते नहीं कि नहीं, वैसे तो हम रोजमर्रा की लाइफ में लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं, आज थोड़ा सिंपल रहे। उसमें आप इसलिए नहीं करते, उसमें आपका कंफर्ट डिस्कम्फर्ट बन जाएगा। तो अगर कोई भी चीज आपके ऊपर आती है तो उसमें तो आपको हर एक चीज बिल्कुल कंफर्टेबल, बड़ी से बड़ी, अच्छी, महंगी चाहिए। और जहां बात किसी और की आती है, बेजवान जीव की आती है, तो उसमें आप 70 चीजें गिनवा देते हो। तो भैया इस तरीके से मेरे ख्याल से मनुष्य जीवन नहीं जीना चाहिए किसी को भी। और फिर वही वाली चीज है कि वो आप जीवन यहाँ तो जी लोगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मरने के बाद आपके पास क्या होगा बताने के लिए। क्या आपके पास ये होगा बताने के लिए कि हमने इतने पैसे से हमने वो सामान खरीदा, हमने इस तरीके की एक आरामदायक जिंदगी जी? ये नहीं होता। और यहाँ पे कुछ भी है ना, ये प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं, ये आपके पास अगर कोई भी बंगला है या भगवान की कृपा से आपका कितना भी अच्छा हिसाब किताब क्यों ना है, ये सब सरकारी समझो। सरकारी से मतलब कि ये सब भगवान का है, उन्होंने ये खाली यूज करने के लिए दे रखा है। आप यहाँ पे खाली एक मेहमान हो। हम जैसे टीनेजर्स गौ सेवा किस तरह कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ, जरूरी नहीं कि आप मेरी गौशाला में हेल्प करो या आप XYZ किसी की भी गौशाला में हेल्प करो। आप सबसे पहले तो मन बनाइए कि आपको रोज कम से कम हमेशा शुरुआत 1 से करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उसी से आप, जब आप देखोगे ना, जब आप इस चीज में घुसोगे तो आप धीरे धीरे करके, किसी के बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप उसकी जगह रह के महसूस करोगे ना, तो आप हर हाल में उसके लिए करके जाओगे ही जाओगे। जब आप ये देखोगे ना कि ऐसे इस तरीके से कूड़ा खाने के लिए अगर मैं मजबूर होता तो मुझे कैसा लगता, मेरे पेट की क्या कंडीशन बन जाती, या मेरी किडनी खराब हो जाती, तो आप हर हाल में उसे चारा देके जाओगे। आपको अपने लिए भी खाना चाहिए ना। तो जब आप उसे अपनी कंडीशन में रखोगे कि उसकी जगह मैं होता, तो आप हर हाल में उसका करोगे। तो मैं टीनेजर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप वो यूथ हो जो कि आप खुद भी बदल सकते हो। भले आपने इससे पहले भले गौ सेवा या किसी भी सेवा को ना किया हो, आप उस पीढ़ी पे हो, आप उस एज पे हो कि आप खुद में भी चेंज ला सकते हो, और जो आपके बच्चे होंगे आप उनमें भी चेंज ला सकते हो। दोस्तों, आज का सफ़र एक अलग ही एहसास था। इसमें सिर्फ हमने गौ सेवा की ही बात नहीं की, बल्कि हमने एक ऐसे जज्बे की से मुलाकात की है जो दिखाता है कि सेवा भी एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। जैस्मीन मलिक एक ऐसी बहन, एक ऐसी सेविका जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शो ऑफ के हर दिन एक नई जिम्मेदारी उठाती हैं। जैस्मीन जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इंडिया बदल रहा है, और इस बदलाव के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर सच में कुछ करने जा रहे हैं। मैं हूं अनुभव, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए देश की सेवा में।